नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608608960455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 8 मई और 8 मई के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है इसमें विश्व का प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। फिर है समान नागरिक संहिता, आप लोगों को सभी को पता है यूसीसी के बारे में, सब लोगों ने खूब सुना हुआ है। फिर है पाकिस्तान की विदेश नीति क्या कहती है, सूडान का क्राइसिस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पीडीएस सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहला आर्टिकल है हम लोगों का कि जो हमारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम है, अभी इसमें इंडिया की जो रैंक है ना वो काफी ज्यादा डाउन हो गई है। तो उसी डाउनफॉल पे है ये वाली। तो अभी फिलहाल के लिए देखिए भाई, ग्लोबल मीडिया वॉचिंग, यहाँ पर एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर। ये यहाँ पर ये बताती है कि भाई किस कंट्री की प्रेस कितनी ज्यादा फ्री है। तो इस हिसाब से इंडिया की जो रैंक है वो 150 आई है, पहले थी। ठीक है, अब यहाँ पर 2022 में, और अभी 161 और कम होती गई है। बेसिकली इस पूरे सूचकांक का ये उद्देश्य होता है कि जो 180 देश हैं उसमें जितने भी क्षेत्र आते हैं वहां पर उनका स्वतंत्रता का स्तर क्या है। ये जो है 5 चीजों को देखी जाती है, राजनीतिक, विधायिक, आर्थिक, सामाजिक और पत्रकारों की सुरक्षा पर देखा जाता है कि भाई किसको कितनी फ्रीडम यहाँ पर अलाउ कर दी गई है। हमारे मुकाबले में पाकिस्तान हमसे बेटर है। तो अगर बांग्लादेश, म्यांमार, चीन को छोड़कर हमारे सारे पड़ोसी देश भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भारत से बेहतर रैंक पे काम करते हैं। ठीक है, तो काफी पीछे है इंडिया की रैंक, हर एक ओवरऑल 161 है, वैसे बाकी चीजों में काफी पीछे आई है। और टॉप में कौन आया ये आपको पता होना चाहिए। टॉप में यहाँ पर नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, ये कंट्रीज हमेशा ही मतलब ऑलमोस्ट टॉप पे ही रही हैं। तो ये आप याद रखिएगा, 3 मई को यहाँ पर ये मूल्यांकन होता है, उसके बाद फिर इसका रिजल्ट निकाला जाता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए कब कब इसका रिजल्ट आता है। इस तरीके के सवाल जो है ना वो बहुत कॉमनली, बहुत इजीली पूछ लिए जाते हैं। इंडिया की परफॉर्मेंस देखेंगे भाई, हमेशा से जब से 2016 है उसके बाद से परफॉर्मेंस गिरती ही जा रही है। और इन सब में यहाँ पर अगर मैं स्पेशली इस पूरे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करूँ तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 2002 से इसको लेकर के आए हैं और तब से आ रहा है। और उसका जो हेडक्वार्टर्स है वो फ्रांस, पेरिस, पेरिस फ्रांस में बना हुआ है। और इनके हिसाब से प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी और सामाजिक हस्तक्षेप से स्वतंत्र, शारीरिक और मानसिक सुरक्षा खतरों के अभाव में जनहित में समाचारों का चयन करना, उत्पादन करना, प्रसार करना, व्यक्ति और सामूहिक रूप से पत्रकारों की क्षमता के रूप में परिभाषित करना, ये इनकी मेन एक्चुअल में डेफिनेशन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अगला आर्टिकल है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब जो ये यूसीसी है, एक्चुअली में यूसीसी पहले आप लोगों ने सुना ही होगा, आर्टिकल 44 डीपीएसपी में लिखी हुई है। और उसके अलावा साथ साथ जो बीजेपी है उन्होंने पहले उत्तराखंड में, गुजरात में, क्योंकि वहां इलेक्शंस थे उस समय, अपने मैनिफेस्टो में क्या बोला था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब समान नागरिक संहिता, इसको लेकर के आएंगे। अब कर्नाटका में इलेक्शंस हो रहे हैं तो वहां पर भी सेम बात इन्होंने कही है। अगर मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करूं तो ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसका मतलब होता है कि कोई भी आपका धर्म हो, धर्म के कोई भी हो, फिर भी आपको एक समान कानून बनाया जाएगा। और आपके एक ही पहलू, मतलब जैसे कि विवाह है, तलाक है, उत्तराधिकार है, इन सभी के लिए एक समान यहाँ पर आपके लिए कानून बनाया जाएगा। इसलिए समान नागरिक संहिता के माध्यम से भारत में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए व्यक्तिगत कानून, सभी नागरिक कानून को एक साथ करने का यहाँ पे प्रयास किया गया है।
तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर सारे लॉज को एक कर देगा। इसके काफी बेनिफिट्स भी हैं। क्यों? इससे जितने भी यहाँ पर महिलाएं, धार्मिक अल्पसंख्यक है, सबको यहाँ पर जो है वो रक्षा करने को मिलेगा। क्योंकि अगर एक सिंगल कानून बनेगा तो बहुत अलग लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाएगा। उसमें जैसे ट्रिपल तलाक जैसी चीजें थी उनको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। वैवाहिक कानूनों में विविधता है उसको दूर किया जाएगा। भारतीय कानून प्रणाली को और सरल किया जाएगा और समाज को अधिक सजातीय बनाया जा सकेगा। कानून को धर्म से अलग किया जा सकेगा। राष्ट्रीय पहचान बनाने की कोशिश की जाएगी। देश में खंडन की प्रवृत्ति को रोका जाएगा। पारिवारिक मामलों में भी अगर सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता चाहिए तो भी बिल्कुल स्थापित की जा सकती है इसी के माध्यम से। और मुस्लिम सहित सभी भारतीय नागरिकों को एक विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। अगर यहाँ पर एक विवाह को प्रोत्साहित किया जाएगा तो महिलाओं की स्थिति में बिल्कुल सुधार होगा। सीधी सी बात है ना। अगर जैसे कई धर्म में 4 अलाउड होते हैं या कुछ भी है, तो वहां पर अगर आपको एक ही होगा तो महिलाओं की जो स्थिति होगी ना सबसे बेहतर तरीके से वो बेटर बन पाएगी। मेन बात वही है कि महिलाओं की स्थिति जो है ना वो एक बहुत ही बेहतर रूप में सामने निकल के आ सकती है। समझ रहे हैं सब लोग? और इसके आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस आया था ना, शाह बानो केस। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने शाह बानो जो थी उन्होंने अपने अपने पति को तलाक देने के बाद भरण पोषण के लिए जो है वो अदालत गई थी। तो अभी जो डीवाई चंद्रचूड़ है उनका कहना है कि एक समान नागरिक संहिता कानून के प्रति अलग अलग निष्ठाओं को हटाकर राष्ट्रीय एकीकरण की बात करता है। तो यहाँ पर ये बनाने का निर्देश होना चाहिए। इस निर्णय के बाद भी सरकार ने 1986 में मुस्लिम विवाह जो है उसके अंतर्गत शाह बानो के निर्णय को रद्द कर दिया था। चाहे उस समय जो वाई वाई चंद्रचूड़ थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट दी उनकी बात को ना मान करके क्या किया गया, 1986 में इस निर्णय को रद्द कर दिया गया। फिर 2003 में जॉन वल्भटम बनाम भारत संघ मामले में मुख्य न्यायाधीश वीएन खरे ने भी कहा था, ये खेद का विषय है कि संविधान के अनुच्छेद 44 को प्रभावी अभी तक नहीं किया गया है। देश में समान नागरिक अभी भी जो है उसमें सरकार जो है अभी भी हस्तक्षेप करना बाकी है। एसआर बोमई मामले में भी यही बोला था कि राजनीति को धर्म के साथ मिलाने पे आप सही काम नहीं कर सकते हो। ऐसी जो लॉ कमीशन है, विधि आयोग, उन्होंने भी इसके ऊपर बात करी है कि भाई अभी जो है ना वो ना तो आवश्यक है और ना ही वांछनीय है। उनका ऐसा कहना है कि जो भी कानून निर्माता है उनसे पहले समुदायों के बीच समानता तो लेके आया जाए, उसके बाद इसके ऊपर जो है वो और चीजों पर विचार किया जाए। तो समान नागरिक संहिता पर आम सहमति के अभाव में आयोग ने ये महसूस किया था कि व्यक्तिगत कानून की विविधता को बनाए रखना ही आगे बढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। और इसके अगेंस्ट में क्या क्या मामले हो सकते हैं भाई? सबसे पहला मामला अगेंस्ट में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध जाएगा ना। कि तो आर्टिकल 25 में लिखा है हर एक को अपनी जो रिलीजियस फ्रीडम है वो मिलनी चाहिए। उसके बाद एसआर बोमई केस में भी यही बोला था कि भाई जो समानता है, समतावादी है, सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए धर्मनिरपेक्षता को अपने वाहन के रूप में चुना है। और इससे क्या होगा, कुछ आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, और आगे आने वाले टाइम पे देखिए, हो सकता है आगे आने वाले समय में ये चीज कर दी जाए। धीरे धीरे करके बढ़ाया जा रहा है। पहले उत्तराखंड की बात हुई, फिर गुजरात की हुई, अब कर्नाटका की हुई। पर मैं आपको ये बात बता दूं कि गोवा में ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। और ऐसा नहीं है कि गोवा में इसको इम्प्लीमेंट करवाया गया है, नहीं। गोवा में 1961 में जब पोर्चुगीज गोवा को आजाद करके छोड़ के गए हैं तब से ये लागू है। तो अलग नहीं है इसमें कुछ भी ऐसा, ये तब से ही लागू है, पहले से ही हो रखा है। तो इसको लागू करने के लिए कुछ अलग से प्रावधान नहीं दिया गया है, इसको पहले से ही लागू कर दिया गया है। अगला टॉपिक थर्ड, पाकिस्तान की विदेश नीति। इसमें भारत पाकिस्तान के संबंध। अभी इस सप्ताह जो है पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की
जो है भारत यात्रा से मीडिया से काफी रोमांच होगा, क्योंकि तो दोनों के बीच उदासीन संबंधों में कोई नयापन नहीं आने वाला। ठीक है, वो यहाँ पर आने वाली है। बेसिक बात यह है कि भाई सबसे पहली चीज, भारत पर समझौते की कमी पाकिस्तान की विदेश नीति की समस्या का केवल एक हिस्सा है। बड़ा विवाद पाकिस्तान की उन प्रमुख शक्तियों के साथ स्थायी दृष्टिकोण खोजने पर है जो एक दूसरे के साथ असंगत है, जैसे कि अमेरिका, चीन, रूस। पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, और मध्य पूर्व में भी काफी ज्यादा जो है राजनीतिक वो गतिशीलता से बढ़ रही है। ठीक है भाई। उसके अलावा भी जो इनके पूर्व जनरल थे, कमर जावेद बाजवा, उन पर हाल ही में हमला हुआ। तो मीडिया ने बावजा पर कश्मीर पर भारत के साथ बड़े समझौते करने का आरोप लगाया है। उन्होंने भी यह भी आरोप लगाया है कि वह दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान सेना भारत से लड़ने की स्थिति में है ही नहीं। तो अतीत में पहले के समय में सेना ने घरेलू राजनीति में अंतहीन दखल अंदाजी की है। 2018 में जब इमरान खान प्रधानमंत्री के रूप में थे, तो भी उन्होंने मदद की, और 2022 में उन्हें नीचे खींचने का भी निर्णय लिया। और सेना ने 2017 में मामूली अधिकार पर नवाज शरीफ को भी गद्दी से उतार दिया, और 2022 में शरीफ परिवार को मुख्य धारा में वापस आने दिया। तो वहां पर जो है ना, वहां की जो पूरी घरेलू राजनीति होती है, वहां पे सेना का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। पिछली सरकार ने पाकिस्तान की विदेश नीति को नई दिशा देने की कोशिश की थी, और भारत के साथ संबंधों को सुधार करने का प्रयास किया था। इसमें यही हुआ था कि 2021 में युद्ध विराम समझौते की जो है ना, सीज फायर अग्रीमेंट, पुलवामा अटैक, बालाकोट बमबारी, उसके बाद जो आई थी, तो उसमें सीज फायर की बात की गई थी। इससे ये बोला गया था कि भाई जो भारत के सलाहकार हैं अजीत डोवल और बाजवा, उनके बीच एक बैंक चैनल वार्ता का एक बना लेना चाहिए। युद्ध विराम के बाद दोनों देशों ने यहाँ पर सोचा था कि भाई एक विश्वास निर्माण करेंगे, और भारत के साथ तनाव कम करने के उद्देश्य से सेना का कदम जो है पाकिस्तान की विदेश नीति में क्या एक बड़ा हिस्सा माना गया था। तो इस प्रकार यहाँ पर ये चीजें हुई। और यहाँ पर जिस दिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण का निर्देश दिया था, उस दिन मॉस्को में पाकिस्तान के उत्साह को देखने से पूरा यूरोप और अमेरिका बहुत नाराज हो गया था। इमरान खान ने तुर्की के साथ गठबंधन करने की मांग की थी, क्योंकि इसने सऊदी अरब से इस्लामी दुनिया का नेतृत्व छीनने की कोशिश करी थी, और यूएई के साथ भी झगड़ा किया था। तो इसकी वजह से अरब जो पूरा वहां पर गल्फ एरिया है, वहां पर जो एक पाकिस्तान की पारंपरिक सद्भावना, उसमें काफी कमी आई। तो अभी इसका हम यही एक निष्कर्ष के रूप में निकाल सकते हैं कि पाकिस्तान को पहले तो अपने घरेलू मुद्दे को एकीकरण करना चाहिए। पहले अपने घरेलू मुद्दे को देखना चाहिए कि वो कैसे सुलझाए जा रहे हैं। अगर उन घरेलू मुद्दों में और घरेलू राजनीति जो उनकी चल रही है, अगर उनको सुलझाने की पहले कोशिश की जाए, तब वो आगे जाके और किसी के साथ अपने संबंधों की बात कर सकते हैं। भले ही चाहे पाकिस्तान सेना कमजोर रूप में काम कर रही हो, लेकिन फिर भी यह निकट अवधि में भारत के लिए एकमात्र विश्वसनीय वार्ताकार बनी हुई है। तो भारत की पहली प्राथमिकता यही रहती है कि रावलपिंडी में जाके सेना के नेतृत्व के लिए मूल्यवान बैंक चैनल को यहाँ पर बनाया जाए, जिसमें पूरी तरीके से निगरानी भी रखी जाए, और ये जाना जाए कि किसी प्रकार का खतरा नहीं होना चाहिए ऐसी चीजों से। समझ रहे सब लोग? तो ये जो है अभी तक ये वार्तालाप और ये सारी चीजें आपको इसमें से समझ लेनी है। छोटी सी है, ज्यादा बड़ी इसमें बातें नहीं है। अगला टॉपिक आता है हमारा सूडान का क्राइसिस। सूडान का संकट में क्या है? सूडान के संकट में अभी काफी ज्यादा यहाँ पे लड़ाई होना, अर्धसैनिक बलों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई हुई है, और रैपिड सिक्योरिटी सपोर्ट फोर्स यहाँ पे ये सब हुआ। असल में ये हुआ कैसे है और ये इसके वजह क्या रही है? राष्ट्रपति जो है ना, अमर बल शरीफ, उनका निष्कासन कर दिया गया पहले तो। 2019 में सबसे बड़े वहां के एक सत्तावादी राष्ट्रपति थे अमर अल बशीर, उनके खिलाफ वहां पर विद्रोह हुआ, और सैनिक के जो जनरल है उन्होंने उनको उखाड़ फेंका। संप्रभुता परिषद बनाई गई वहां पर, जो कि पावर शेयरिंग करेगी, क्योंकि बशीर को हटा दिया गया तो नागरिकों ने अपना प्रदर्शन तो जारी रखा था, और क्या बोला था कि भाई एक लोकतांत्रिक नागरिक सरकार बनाई जाए। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है एक अलग से सैन्य अधिकार और व्यक्तियों के बीच में एक शक्ति साझाकरण निकाय बनाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद फिर यहाँ पर अक्टूबर 2021 में सेना ने भी हमदोक की सरकार को फिर से हटा दिया यहाँ पर। उसके बाद सेना और रैपिड फोर्स के बीच में बहुत ज्यादा खींचतान होने लग गई।
जब भी मिलिट्री कूप हुआ, तख्ता पलट हुआ, उसके बाद भी सेना और रैपिड सपोर्ट के बीच में काफी संबंध और खराब होते गए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उस समय बुरहान और दगालो थे, वो इस बात पे ये मानने को तैयार नहीं थे कि हमें किस तरीके से पूरी प्रक्रिया, मतलब एक तरीके से संसद कैसे देखरेख करनी चाहिए। उसके बाद वहां के नागरिक जो थे वो भी इस चीज पे बोल रहे थे कि भाई कृषि, व्यापार, अन्य उद्योग पे भी तो ध्यान दीजिए। तो ये विवाद जो है और बढ़ते गए। तो इन सब की वजह से हर पक्ष के बीच में काफी बड़ी लड़ाई छिड़ती गई। इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे अच्छे रिलेशन है सूडान के साथ। और जब सूडान में सबसे पहली बार चुनाव हुए थे 1950 में, तब भारत ने काफी मदद करी थी उस समय। भारत के इंजीनियरों ने चीनी उद्योग और रेलवे की स्थापना में वहां पर जो है वो अच्छी खासी अ, कोशिश करी थी वहां पे संभालने की। और पिछले एक दशक में भारत का मुख्य जो एक ऊर्जा क्षेत्र है, वो सूडान रहा है। ये आप देख लीजिए, सूडान की जो एक पूरी एक लोकेशन है, आप देख सकते हैं। ये सूडान है, इसके आसपास सूडान ये पूरा है। ठीक है, ये पूरा है, इसके पास में रेड सी पड़ता है। ठीक है, रेड सी की कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए, इजिप्ट है, लीबिया है, चाड है। चाड तो नहीं शेयर करता, वैसे सूडान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इथोपिया नीचे है, एरिट्रिया है इधर, इधर सोमालिया है। एरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो वही है कि भाई ये सब जो चीजें हो रही हैं, अगर हमारे भी प्रॉब्लम, हमारे वहां पे निवेश हो रखा है, तेल और प्राकृतिक गैस के वहां बने हुए हैं, तो ये स्वाभाविक है कि उस क्षेत्र में अगर कोई अस्थिरता आएगी तो भारत में भी कुछ ना कुछ उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मंत्रियों का ये कहना है कि G7 को जोखिम आधारित यहाँ पर ये अपनाना चाहिए। G7 के यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि अपने खुद से आप, मतलब जो मशीन होगी ना वो खुद से चीजों को सोच समझ सकती है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे इसका यूज एजुकेशन में करेंगे, पढ़ाने के लिए। स्मार्ट शहर्स बनाएंगे। आप कुछ भी आपने डाला, आपने कुछ भी वहां पे क्वेश्चन लिखा, तो आपको अपने आप से आंसर जनरेट हो जाएगा। आपने कोई स्क्रिप्ट बनानी है, अपने आप से स्क्रिप्ट आ जाएगी। आपने कोई भी डाउट पूछा, वो अपने आप से आपका आंसर फ्रेम करके बता देगा। आपको कोई भी मैसेज लिखना है, आप बस लिख दो कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो अपने आप से वहां पे जनरेट होकर के आ जाएगी। मतलब आपको जो अभी हम एप्लीकेशन की मदद से चीजें करते हैं कि भाई ये वीडियो एडिटिंग करनी है, ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है, आप सिर्फ वॉइस कमांड देके या लिख करके वो चीज अपने आप करवा सकते हैं। आपको उसमें करना नहीं पड़ेगा चीजों को। हेल्थ केयर में इजी हो जाएगा। 3D स्ट्रक्चर बनाना, प्रोटीन्स का, फार्मालॉजी का, ड्रग्स का, पेशेंट्स के लिए बहुत इजी हो जाएगा। उनकी जो बॉडी में जो कितनी भी स्कैनिंग है, एक्सरेज वगैरह है, वो सब हो जाएगा। रिकॉर्ड रखना आसान हो जाएगा। रोबोटिक्स यहाँ पे इजी हो जाएगा। एग्रीकल्चर में कितना हमें प्रॉफिट हो जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा ना कि भाई आगे आने वाली इस पूरी फील्ड का कितना आउटपुट आने वाला है। उसके बाद ये पूरी फील्ड में कितना अमाउंट में फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल हुए हैं, हर्बिसाइड्स यूज हुए हैं, उर्वरक का कितना छिड़काव सही है, मतलब हर चीज के बारे में हमें एक सेंसर लगा के सारी चीजें पता चल जाएगी। तो ये काफी एक आसान तरीका है हमारा। और कौन से इस क्रॉप पे डिजीज लग सकते हैं, क्रॉप की हेल्थ कैसी है, और कब उसको यहाँ पर हार्वेस्ट किया जा सकता है, नेशनल सिक्योरिटी में भी कोई साइबर अटैक हो रहे हैं, सब चीजें मतलब जो है वो जानने में आसान हो जाएगी। जैसे आज भी हमारे पास गूगल है और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है जिसमें चीजें जानना आसान हो जाता है। वहां पर भी आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जिससे चीजों को जानना, चीजों को समझना बहुत आसान हमें पढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है भाई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? प्रिवेसी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है। गोपनीयता, निगरानी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग जैसे ह्यूमंस हैं, हम लोग चीजों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना? लेकिन ये सॉल्यूशन हमें नहीं दे सकती। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सॉल्यूशन जो है ना वो प्रोवाइड नहीं कर सकती। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद रखिएगा, ये सारी चीजें इस पे पूछी जा सकती हैं। उसे छोटा सा पॉइंट है, कभी आप जैसे एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और फिर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज होती है। ठीक है भाई, तो वही है, अब इसमें चीजें थोड़ी सी सुधार करके इसको और बेटर बनाया जा सकता है। लास्ट है हमारा पीडीएस,
राशन शॉप जो है यहाँ पर वो पोषण केंद्रों के रूप में राशन की दुकानें खोली जाएंगी पीडीएस सिस्टम के थ्रू। पीडीएस सिस्टम भारत में 1947 में आया था, जिसमें ये सुनिश्चित किया गया था कि भाई हर एक को फूड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, चाहे आपातकालीन, जैसे अभी कोविड हुआ था, कोविड में भी किया था ना सरकार ने, सबको यहाँ पर खाना की सुविधा दी थी। तो प्राथमिक उद्देश्य यही होता है कि भाई जो गरीब आबादी है उनको सब्सिडी वाले खाद्य और गैर खाद्य पदार्थ जो है वो उपलब्ध कराए जाए, ताकि हम लोग महिलाओं और बच्चों में जो भुखमरी, कुपोषण, एनीमिया, ये सब कुछ चुनौतियां आती है इनको ठीक कर सके। तो इसके लिए यहाँ पर जो सरकार है और राज्य की केंद्र शासित प्रदेशों की सब मिलकर के यहाँ पर काम करती है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर ये सारा काम देखती है सेंट्रल गवर्नमेंट सारा। एफसीआई के तहत, एफसीआई क्या है? भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनके माध्यम से राज्य सरकार को खाद्यान्न पूरा देती है, भंडारण, परिवहन, थोक आवंटन सारा प्रोवाइड करती है। वही जो राज्य के भीतर आवंटन होता है, सारी जो ये जो पहचान पत्र होते हैं उनकी पहचान करना, सारी चीजें यहाँ पर ये करवाया जाता है, राज्य सरकार देखती है सारी चीजों को। ठीक है भाई, तो अभी यहाँ पर व्हीट, राइस, शुगर, केरोसिन, ये सब कुछ दिया जाता है, दालें और आयोडीन युक्त नमक, मसाले, ये सब भी दिया जाता है। ठीक है भाई, इसमें बेसिकली बात यह होती है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जिन लोगों को नहीं भी बेनिफिट चाहिए होता है वो भी यहाँ पर कार्ड बनवा के बेनिफिट ले जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। और भ्रष्टाचार तो खूब ज्यादा है, भ्रष्टाचार के तो आप सोच लीजिए भाई कि इतने ज्यादा इंसिडेंट्स है कि वो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो भ्रष्टाचार के इंसिडेंट्स तो भरे हुए हैं। ठीक है, तो वो तो एक अलग ही काम है, वो तो बहुत ज्यादा ही भरा हुआ है। और कई बार जो है फूड क्वालिटी जो सही वाली होती है उसको ना रख करके दूसरी वाली जो है उसको फूड क्वालिटी को रखवा दिया जाता है। कवरेज सही नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होता, जागरूकता की लोगों में कमी है, भंडारण करने की कमी चल रही है, मूल्य में बहुत ज्यादा असमानताएं देखने को मिल रही हैं, सीमित पोषण विविधता है। तो बेसिकली वही है कि अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कि हम लोग पीडीएस को एक बहुत ही अधिक पौष्टिक भोजन के रूप में करें, तो हमें यहाँ पर बाजरा, दालें, तिलहन को भी जोड़ना होगा। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जिनमें पौष्टिक खाद्य हब को भी अच्छे से बनाना होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर एक बिल्कुल ना कवर्ड खाना होना चाहिए। कवर्ड खाने को उधर समाप्त करके जो है कंटेनर्स में रखने की ज्यादा आवश्यकता है। और कंप्यूटराइज्ड मैकेनिज्म होना चाहिए, ये सबसे बेहतर चीज है कि कंप्यूटराइज्ड अगर आप पूरा चेकिंग करेंगे ना, तो उसमें जितनी भी एक होता है ना कि जहाँ पे भी लीकेज होती है, जहाँ पे चोरी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ, वो सारी चीजें पता लग सकती हैं। ठीक है भाई, आज का क्वेश्चन देखेंगे। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट आपको पता है अभी रिसेंटली अजय बांगा को चूज किया गया है। भारत अमेरिकी अजय बांगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में पहली बार नियुक्त किया गया है। और वर्ल्ड बैंक जो है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विश्व बैंक के सदस्य के देशों के बीच में ही होती है, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। और राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक जिसे हम कहते हैं आईबीआरडी, इन्हीं का जो है वो एक डायरेक्टर होना चाहिए। सारी स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली जो भी यहाँ पर अ, बनाए जाते हैं वो यूएसए के ही होते हैं, यूएसए की फंडिंग ज्यादा है, यूएसए का डोमिनेंस इसमें कुछ ज्यादा होता है। तो उस प्रकार से जो यूएसए के मेन हेड होते हैं ना, वही हमेशा यहाँ पर बना दिए जाते हैं। जो भी यूएसए के मेन हेड होंगे वो यहाँ पर हेड बना दिए जाते हैं। लास्ट है कृषि मैपर। मैपर मतलब यहाँ पे क्या है, इसे अभी रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये एक मैपर, मैप का मतलब क्या होता है, एक मैप के रूप में तैयार करना। तो कृषि मैपर में अभी रिसेंटली ही इसको जो है वो बिल्कुल लॉन्च किया गया है, 2 दिन पहले नरेंद्र सिंह तोमर जो है उन्होंने लॉन्च करा, एक ऐप बनाई है जिसमें एग्रीकल्चर का सारा डेटा इकट्ठा किया जाएगा, सारा जियो स्पेशियल डेटा, जिसमें ताकि आप अलग अलग जगह पे सारा डेटा मत लिखो, एक ही जगह पे लिखो। भू स्थानिक डेटा का मतलब क्या होता है कि आपको पूरी एक, कहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है, कहाँ पे आपका लैंड है, कहाँ पे क्या चीज है, हर एक चीज की आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहां पर। उससे आप नेचुरल फार्मिंग की चीजें भी देख सकते हो कि भाई नेचुरल फार्मिंग किस प्रकार से वहां पे की जा सकती है, किसका कितना लैंड रिकॉर्ड है, किसमें कितनी कितनी चीजें हैं, हर एक चीज की यहाँ पर आप नजर जो है वो रख सकते हो। तो इस प्रकार से ये पूरा एक प्लान जो है, पूरा एक जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर बनाया गया है, बहुत ही सही तरीके से एक रिकॉर्ड के रूप में स्थापना की गई है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिए।
दोनों स्टेटमेंट का मतलब बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपको जो है ना अपने क्वेश्चंस को कवर अप करना है। जितने भी आपसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जरूरी है कि आप इनको कवर अप करते रहो। ठीक है भाई, इनको कवर अप करिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।